हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन एवं लेखन क्षमता का विकास। तो इस सीरीज़ में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए और डीएलएड से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। यानी जो अनुनासिक स्वर होते हैं उनकी परिभाषा लिखिए। तो जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है और ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं। यानी जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है और उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे उंगली, आंधी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलंत से क्या अभिप्राय है। यानी हलंत से आपका क्या अभिप्राय है, हलंत का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है, हलंत से आशय है आधा वर्ण या फिर स्वर रहित वर्ण। यानी जब हमें किसी शब्द को आधा लिखना होता है तो हम उसे हलंत लगा के लिख देते हैं। जैसे कि हमें दा लिखना है लेकिन हमें पूरा दा नहीं लिखना है तो हम दा लिख के उसके नीचे हलंत लगा देंगे। इसका मतलब दा में दा जो है वो आधा है, यानी इसमें आ की मात्रा नहीं है, स्वर रहित वर्ण है। जब किसी स्वर व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो हम हलंत का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चा वर्ग की ध्वनियाँ कितनी हैं, नाम लिखिए। यानी चा वर्ग में कितनी ध्वनियाँ आती हैं, यानी कितने वर्ड आते हैं चा वर्ग में। तो चा, छा, जा, झा और इया 5 वर्ड आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं, लिखिए। तो गुणा में निम्नलिखित संक्रियाएं होती हैं, गुणनफल, गुणज और गुणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्थानीय मान से संबंधित है, 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। यानी 345 जो संख्या दी गई उसमें सभी का स्थानीय मान लिखिए। तो हम यहाँ इससे शुरुआत करेंगे दाहिनी तरफ से। 5 जो कि इकाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वंश को, तो इसे हम 5 लिखेंगे। जो 4 है ये आपका दहाई को रिप्रेजेंट करेगा, यानी टेंस को, तो इसे हम 40 लिखेंगे। और जो 3 है यानी 3 जो है वो आपको वो जो है सैकड़े को या फिर जो है 100 को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसे हम 300 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसे लिख देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानवाचक एवं निषेधवाचक वाक्य में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। तो विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य ज्ञान हो उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। यानी जिन वाक्यों से क्रिया करने या होने का सामान्य ज्ञान हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि वह प्रतिदिन योगा करता है, लता नाचती है, यानी इससे कार्य का होना पता चल रहा है। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान हो उन्हें निषेधवाचक कहते हैं। यानी जिसमें क्रिया के ना होने का ज्ञान हो उसमें उसे हम निषेधवाचक कहते हैं। वह प्रतिदिन योगा नहीं करता है, लता नाचती नहीं है, तो इसमें कार्य ना होने का पता चल रहा है, इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की आवश्यक मूल तत्व क्या है। यानी ध्वनि के जो मूल तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसका जो पहला मूल तत्व है वो है स्पष्टता। स्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में स्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण करेगा। तो इसका पहला तत्व है स्पष्टता। दूसरा है सार्थकता, यानी जब जो उच्चारण किया जा रहा है उच्चारण करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि वाणी जो है वो सार्थक होनी चाहिए और उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए और ना ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए, जिससे जो उच्चारण है
वाणी में सार्थकता बनी रहे, यानी उच्चारण में सार्थकता बनी रहे। तो इसका नेक्स्ट तत्व है शुद्धता, यानी उच्चारण में जब हम उच्चारण करते हैं तो ध्वनि में शुद्धता होनी चाहिए, जिससे उसके अर्थ को ठीक प्रकार से ग्रहण किया जा सके। नेक्स्ट है तरंगता, ध्वनि में आरोह और अवरोह का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी आरोह अवरोह एक समान वाचन से, यानी आरोह अवरोह नहीं होना चाहिए, एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से स्वराघात बलाघात की तरंगता होना आवश्यक है, यानी एक समान उच्चारण नहीं होना चाहिए, उसमें भाव के अनुसार स्वराघात बलाघात या तरंगता आरोह अवरोह उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन का अर्थ बताइए। जब मन के भावों एवं विचारों को लिपिबद्ध करते हैं हम, तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को हम लेखन कहते हैं, यानी जब लिखकर हम अपने मन एवं भाव के विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे हम लेखन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकारी शब्द किन्हें कहते हैं, यानी विकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों के प्रयोग में लिंग वचन या कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, यानी जिन शब्दों के प्रयोग में लिंग वचन या कारक के अनुसार विकार उत्पन्न होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए, यानी हिंदी ध्वनियों में जो ह्रस्व स्वर हैं उनके नाम लिखना है इसमें। तो इसमें जो ह्रस्व हैं यानी जिनकी मात्रा में जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है तो वो है आ, यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये ह्रस्व स्वर माने जाते हैं, यानी छोटे स्वर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलाघात क्या है, ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बलाघात शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण किया जाता है और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षित अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर, शब्द आदि का आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। यानी बलाघात वह शक्ति की वह मात्रा है जिनसे हम ध्वनि का, शब्द का या फिर वाक्य का उच्चारण करते हैं, तो वो बलाघात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए, यानी जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण करना है तो जिह्वा के आधार पर 4 तरीके से वर्गीकरण किया सकता है, संवृत, अर्ध विवृत, विवृत और अर्धसंवृत। तो संवृत में आपका छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। अर्धविवृत में ऐ, औ और आ, विवृत में केवल आ आता है और अर्धसंवृत में ए और ओ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है, यानी कठोर तालु जो होता है आपका, ये ऋषि का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन से क्या तात्पर्य है, या फिर ऊष्म व्यंजन क्या है लिखिए। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की आवाज़ की ध्वनि के समान बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन हम कहते हैं। और आपका जो स, सा और शा है और हा है ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकर स्वरों को शब्दों को उदाहरण सहित लिखें, यानी जो संकर शब्द हैं जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं उन्हें उदाहरण सहित लिखना है। तो जो शब्द 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए जाते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं, यानी ये 2 भाषाओं से मिलके बने होते हैं, एक ही भाषा के शब्द जो होते हैं उन्हें हम संकर शब्द नहीं कहते, बल्कि जब 2 भाषाओं से मिलकर कोई नया शब्द बनता है तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे हम रेलगाड़ी, तो रेल जो है वो अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो इससे जो नया शब्द बनेगा रेलगाड़ी उसे हम संकर शब्द कहेंगे। इसके एग्जाम्पल है जैसे नेक चलन, वर्षगांठ, रेलगाड़ी, तो ये संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द किन्हें कहते हैं, तो विलोम शब्द जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे काला गोरा, प्रकाश अंधकार आदि। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो शून्य से किसी संख्या को भाग देते हैं जब हम, तो इसे शून्य से हम भाजन कहते हैं और सामान्य गणित में यह भाजन अर्थहीन होता है। अतः शून्य से भाजक जो है वो अपरिभाषित है, यानी शून्य से भाग देना ये अपरिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक मान किसे कहते हैं? किसी अंक का वह मान जो कभी परिवर्तित नहीं होता उसे वास्तविक मान कहते हैं, यानी इसे हम इंग्लिश में फेस वैल्यू भी कहते हैं। जैसे स्थानीय मान स्थान के अकॉर्डिंग परिवर्तित होता रहता है, लेकिन जो वास्तविक मान होता है उस शब्द का, उस संख्या का वो वास्तविक मान होता है, यानी फेस वैल्यू होती है। और ये जो है परिवर्तित नहीं होती है, प्लेस वैल्यू परिवर्तित होती रहती है। तो किसी संख्या का वह मान जो परिवर्तित नहीं होता है उसे हम वास्तविक मान कहते हैं। जैसे 235 में 2 का वास्तविक मान 2 है, जबकि स्थानीय मान इसका 200 हो जाएगा। 5 का इसका जो वास्तविक मान होगा वो 5 होगा, 3 का 3 होगा और 2 का 2 होगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, उदाहरण दीजिए। यानी इसमें दिया गया है कि किसी संख्या को यदि हम शून्य से गुणा करेंगे तो उसमें गुणनफल शून्य ही प्राप्त होगा। इसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से बताना है, यानी सिद्ध करके दिखाना है। तो इसे आप देख सकते हैं, यानी शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होगा, यानी जो 50 जो संख्या है यदि उसे हम शून्य से गुणा करेंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दी गई है 41,325 और 7,061 की तुलना करनी है। तो पहली संख्या जो आपकी 41,325 में अंकों की संख्या 5 है और दूसरी संख्या जो है 7,061 में अंकों की संख्या 4 है। तो इसमें तुलना करके आपको बताना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इसे आप तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 पेंसिलें हैं, प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिल दी गई हैं, तो कितने बच्चों को पेंसिलें मिली हैं? यानी जो ये आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित है, इसमें भाषा और गणित की जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन पे उनकी जो दक्षता है उसे विकसित करने की इसमें कोशिश की गई है। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल के होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि जो पेंसिल है वो 6 बच्चों में विभाजित की गई, क्योंकि 12 पेंसिल हैं और 2-2 पेंसिल प्रत्येक बच्चे को दी गई हैं, तो ये पेंसिल 6 बच्चों में ही विभाजित की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्वर पठन से आपका क्या आशय है? तो सस्वर पठन यानी बोल बोल कर पढ़ना, आवाज़ के साथ, यानी उच्चारण, सस्वर उच्चारण के साथ पढ़ना। सस्वर उच्चारण स्वर सहित वाचन को हम सस्वर वाचन कहते हैं, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन में 2 भेद होते हैं, एक आदर्श वाचन होता है, एक अनुकरण वाचन होता है। और जो आदर्श वाचन होता है वो शिक्षक द्वारा किया जाता है, और जो अनुकरण वाचन होता है उसे छात्र अध्यापक के उच्चारण को देखते हुए उसका अनुकरण करके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाइयाँ उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो इसके 2 प्रमुख कारण हैं, शीघ्रता से पठन और भाव को समझकर ना पढ़ना, यानी जल्दी जल्दी पढ़ना और भाव को समझकर ना पढ़ना। पढ़ते समय ध्यान देने योग्य 2 बातें, तो पठन शैली में ध्यान देने योग्य जो 2 बातें हैं, पठन करते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए, स्वर, गति, लय और प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जो दूसरी बात ध्यान रखने योग्य है वो है प्रभावोत्पादक शब्दों पर विशेष बल देना चाहिए ताकि श्रोता उसे पढ़ने की ओर आकर्षित हो सके। और तीसरी बात है इसमें कि प्रत्येक शब्द पर जोर देना आवश्यक है। ऐसा करने पर पठन पूरी तरह से सफल हो जाएगा और जहाँ रुकने की ज़रूरत हो वहाँ अवश्य रुकना चाहिए। शब्दों को अलग अलग करके सही बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असुंदर यानी खराब लेखन के 2 कारण लिखिए, यानी खराब लेखन के क्या कारण है? तो इसका पहला कारण हो सकता है कलम पकड़ने का ढंग ठीक ना होना, लिखने की कॉपी एवं आंखों की दूरी उचित ना होना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग ना किया जाना, या फिर लिखने या बालक के बैठने का उचित ढंग ना होना। यानी ये सभी कारण जो हैं वो खराब लेखन के लिए उत्तरदायी हैं। खराब लेखन के ये सभी कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन कितने प्रकार का होता है? तो पठन 2 प्रकार का होता है, सस्वर पठन और मौन पठन। मुद्रा पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन, चित्र पठन।
यानी मुख्यतः जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं, एक सस्वर होता है, एक मौन पठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द किससे कहते हैं? तो निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं, जैसे कान, कलम, मैं, आप, विद्यालय, पुस्तक, राम, ये सब शब्द हैं जो वर्णों का ऐसा समूह है जो सार्थक अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुतलेख किसे कहते हैं? वे लेख जो सुनकर लिखे जाते हैं उन्हें श्रुतलेख कहते हैं। शीघ्रता, सुंदरता, शुद्धता के साथ लिखा लेख वास्तव में श्रुतलेख कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन का क्या अभिप्राय है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख द्वार बंद हो जाता है और इस प्रकार बोले जाते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श कर मात्र करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें आपके 5 वर्ग के व्यंजन आते हैं, कवर्ग, टवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। यानी जो 25 व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 25 यानी व्यंजनों के जो 25 वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे अपने परिवर्तित उनके रूप बदल गए और हिंदी में वे प्रयुक्त होते हैं। यानी जो शब्द हैं तो संस्कृत के लेकिन उनमें रूप परिवर्तित करके उनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जा रहा है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं आम, हाथ, आग, नंगा आदि। यानी जो आम है इसका जब हम तत्सम बनाएंगे तो आम्र हो जाएगा, हाथ का हस्त हो जाएगा, आग का अग्नि हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो शब्द हैं इनमें रूप परिवर्तित करके इन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग किया जा रहा है, तो ये तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द हैं, ये शब्द उसी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। तत्सम का जो अर्थ होता है वो होता है तत्सम, यानी उसके समान। यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त किए जा रहे हैं, यानी इनका रूप परिवर्तित नहीं किया गया है, तो वो तत्सम शब्द हैं। जैसे अग्नि है, नग्न है, हस्त है, आम्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूढ़ी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए, बताइए। तो रूढ़ी शब्द उसे कहते हैं जो शब्दों के योग से नहीं बनते, यानी जो शब्दों के योग से नहीं बनते उन्हें हम रूढ़ी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, यानी जो दो शब्दों के योग से बने उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, छात्र धन आवास, छात्रावास। तो ये सब यौगिक शब्द हैं क्योंकि ये दो शब्दों को मिला के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर ये सामान्य अर्थ को व्यक्त ना करके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, इन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, तो पंकज कमल के लिए प्रयोग होता है, और जलद, जलद बादल के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये योग रूढ़ शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरा और लोकोक्तियों में क्या अंतर है? तो मुहावरा जो है, मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, यानी इसका प्रयोग वाक्य में ही किया जाता है, और मुहावरा वाक्यांश होता है, ये वाक्य नहीं होता है पूरा, ये एक वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का एक अंश होता है। लोकोक्ति जो होती है इसका स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है, और ये एक कहावत होती है, यानी लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। इसका आवश्यक नहीं है कि किसी वाक्य के साथ ही प्रयोग किया जाए, इसे स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए, यानी उदाहरण के साथ बताना है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण दोष का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण राम, राजन, पुस्तक, महाराजगंज आदि, ये सभी जो हैं वो संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के भेद बताइए। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, ये 5 भेद होते हैं संज्ञा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि, ये सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेद बताइए। सर्वनाम के भेद इस प्रकार हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे सेब खट्टा है,
चतुर, बिल्ली। यानी सेब खट्टा, तो सेब की विशेषता क्या है कि वो खट्टा है, और बिल्ली की विशेषता है कि वो चतुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के भेद बताइए। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताइए। जिसमें किसी कार्य का होना या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रोहित पुस्तक पढ़ाकर क्रिया का मूल धातु है। लिख, पढ़, सो, खा, जा आदि क्रिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के भेद बताइए। यानी क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन और वाचन में अंतर क्या है। यानी पठन और वाचन में क्या अंतर है। तो पठन का अभिप्राय है सस्वर या फिर मौन पठन, दोनों का प्रयोजन होता है अर्थ ग्रहण करना। वाचन का अर्थ होता है जोर जोर से पढ़ना, जिसका आनंद दूसरा व्यक्ति भी ले सके। यानी पठन और वाचन दोनों का उद्देश्य होता है अर्थ ग्रहण करना, लेकिन पठन जो होता है वो सस्वर भी हो सकता है और मौन भी हो सकता है, और वाचन जो होता है वो सस्वर ही होता है। यानी इसमें जोर जोर से पढ़ते हैं ताकि इसका आनंद दूसरा व्यक्ति भी ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में समास बताइए। जो शब्द दिए गए इनमें आपको समास लिखना है कि कौन सा समास है। नीलकंठ, दशानन, पंचानन, नवग्रह और चतुर्भुज। तो नीलकंठ में कर्मधारय समास है, पंचानन में बहुव्रीहि समास है, दशानन में बहुव्रीहि समास है, और नवग्रह में द्विगु समास है, चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं वह कहलाता है, वह उपसर्ग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं वे शब्द क्या हैं। तो वे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। सस्वर वाचन किसे कहते हैं। सस्वर वाचन स्वर युक्त होता है, यह बोलकर किया जाता है और इसमें कक्षा का वातावरण स्वर युक्त होता है और इसमें बालक कम सीख पाते हैं। यानी सस्वर वाचन जिसमें हम बोल बोल के उच्चारण करते हैं तो इससे क्लास में जो है स्वर अधिक हो जाता है और बच्चे सीखने में उन्हें बाधा पैदा होती है ज़्यादा स्वर हो जाने के कारण। यानी जब सभी बच्चे बोल बोल के उच्चारण करेंगे तो कक्षा का जो वातावरण होगा वो स्वर युक्त हो जाएगा और जिससे बच्चों को सीखने में रुकावट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन किसे कहते हैं। जिन वाक्यों को होठ हिलाए बिना चुपचाप किया जाता है उन्हें मौन वाचन कहते हैं। जब हम बिना होठ हिलाए वाचन करते हैं तो उसे हम मौन वाचन कहते हैं। इसमें कक्षा का वातावरण शांतिमय होता है और बालक ज़्यादा सीखते हैं। जो सस्वर वाचन होता है वो मुख्यतः प्राइमरी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है और जो मौन वाचन होता है वो उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है। यानी जो प्राथमिक स्तर की कक्षाएं होती हैं उनके लिए मौन वाचन उपयुक्त कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन किसके लिए है अधिक उपयोगी है। तो मौन वाचन सबसे अधिक उपयोगी गद्य के लिए है। यानी पद्य का उच्चारण पद्य हमें सस्वर वाचन के द्वारा ही पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चे उसके भाव को समझ सकें, यानी पद्य के भाव को समझ सकें। पद्य पढ़ाते वक्त मौन वाचन का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि पद्य का प्रयोग रसानुभूति कराना होता है, इसलिए इनका मौन वाचन नहीं होता है। मौन वाचन का उद्देश्य बताइए। तो वाचन गति का विकास करना, पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, वाचन का अभ्यास करना, शब्द का लक्षणार्थ जान लेना और पढ़ी हुई सामग्री का उत्तर दे देना, सही उत्तर देना उसका, ये मौन वाचन के उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन कितने प्रकार का होता है। तो मौन वाचन 2 प्रकार का होता है, एक गहन मौन वाचन होता है, एक द्रुत मौन वाचन होता है। एक जिसमें हम अर्थ ग्रहण करते हुए धीरे धीरे पढ़ते हैं और एक जिसमें हम द्रुत गति से पढ़ते हैं, तीव्र गति से पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ पढ़ते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को बदलने हेतु महत्वपूर्ण बातें बताइए। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हैं उचित आसन एवं मुद्रा, एकाग्रता, धैर्य, अर्थबोध, शांत वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचन दोषों को दूर करने की विधियां बताइए। आवृत्ति, पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन, स्पष्टता, निवारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राजन दिन भर लिखता है, राधा
राजन राधा से तेज दौड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वचन किसे कहते हैं? तो हिंदी व्याकरण में जिस शब्द से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे हम वचन कहते हैं। तो आज की इस वीडियो सीरीज में गाइस बस हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे NE61 से, जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें